दोस्तों हाल ही में मैंने मोरियो नो हाको नाम की एक जापानीज हॉरर एनिमे देखी है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है बॉक्स ऑफ गॉब्लिन्स। ये एनिमे सेम नाम की नोवेल पे बेस्ड है जिसे नात्सुकी क्योगोकू लिखे हैं एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1995। इस सीरीज में कुल मिलाकर 13 एपिसोड्स हैं और यहाँ कहानी की टाइमलाइंस भी थोड़ी आगे पीछे चलती रहती है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको कहानी लीनियर वे में बताऊंगा। साथ ही हम 13 एपिसोड्स को 2 वीडियोस की माध्यम से कवर करेंगे। यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 5 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो एक दिन बाद ही आ जाएगी जहां हम बचे हुए 8 एपिसोड्स पे बातें करेंगे। नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि एपिसोड आफ्टर एपिसोड इस एनिमे सीरीज की कहानी इंटरेस्टिंग होती जाती है। सो यस, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम सेकीगुची नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो ट्रेन में अपने नानी के घर जा रहा था क्योंकि उसकी नानी जी का आज देहांत हो गया था। उसे ट्रेन में अपने सामने के सीट पे एक ब्लैक सूट पहना आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स से एक हल्की सी आवाज आती है जिसे सेकीगुची सुन पाता है और जब वो सूटेड इंसान बॉक्स खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर हम एक लड़की का सर देख पाते हैं जो कि बात कर पा रही थी। पहली सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब कहानी योरिको नाम के एक लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है जो अपने क्लासमेट कनाको को पसंद करती थी। कनाको काफी शांत स्वभाव की लड़की थी जो काफी इंटेलिजेंट भी थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद कनाको योरिको को अपने साथ घर चलने को कहती है जिससे योरिको काफी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से दोनों लड़कियां साथ में काफी वक्त बिताने लगती हैं और अक्सर एक कैफे में जाया करती थी। कनाको योरिको को तेनिन गोसुई के बारे में बताती है which was 5 death omens of an angel। इसका मतलब ये था कि एंजल्स जब खत्म होती हैं तो उसके पहले उनके शरीर में 5 परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले उनके सर पे जो फ्लावर का क्राउन होता है ना, उसमें से फ्लावर्स झड़ने लगते हैं। देन उस एंजल के आर्म पिट्स में स्वेटिंग होती है, उसको चक्कर आने लगती है और फाइनली उस एंजल के मन की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और ये 5 परिवर्तन होते ही एंजल्स भी खत्म हो जाती हैं। इस बात का योरिको पे काफी प्रभाव पड़ता है और वो इमेजिन करती है कि अगर गॉडेसेस और एंजल्स भी समाप्त होती हैं तो उसकी मदर के साथ क्या होगा। इसके बाद हम योरिको के घर की हालत भी जान पाते हैं जहां उसके फादर नहीं थे और उसकी माँ जापानीज डॉल जिसे कोकेशी कहते हैं उनके हेड्स बनाया करती थी। योरिको और उसके माँ के बीच के रिश्ते काफी तनाव भरे थे और योरिको उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी। हम इसका कारण भी जान पाते हैं क्योंकि योरिको की मदर मिस्टर सासागा नाम के एक आदमी को पसंद करती थी जिसे योरिको बिल्कुल पसंद नहीं करती। सासागा बेसिकली योरिको के मदर को डॉल्स के हेड बनाने का कमीशन देते थे और सासागा जब भी घर पे आते थे योरिको उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी। एक रोज सासागा योरिको को एक कोकिशी डॉल भी गिफ्ट करता है जिसे हाथ में लेते ही वो डॉल अजीब तरीके से अपने लिप्स हिलाने लगती है। इससे डर के योरिको डॉल को नीचे गिरा देती है और घर से बाहर चली जाती है। उस रात योरिको भागते हुए कनाको को देखती है जो कि चांदनी रात में बिल्कुल एक एंजल के समान लग रही थी। कनाको योरिको से एक अजीब बात कहती है जैसे कनाको ने बिल्कुल सही सोचा था, योरिको ही कनाको है। नाउ आई नो ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन हमें आगे के एपिसोड्स में मिलता है। खैर दोनों उस रात साथ में डांस वगैरह कर समय बिताते हैं और थोड़ी बहुत डीप बातें करते हैं। कनाको यहाँ बेसिकली एक फिलोसोफर जैसी बातें करती है और योरिको से ध्यान से सुनती है। हम समझ पाते हैं कि कनाको और योरिको के बीच एक नेवर एंडिंग सा बॉन्ड बन चुका है। एंड में कनाको को एक लड़का घर बुला ले जाता है और योरिको सोचती है कि कनाको किसके साथ रहती है। सीन वहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन दोनों वापस कैफे जाते हैं और योरिको कनाको से पूछती है कि कनाको तुम मेरे साथ इतना वक्त क्यों बिताती हो। कनाको मुस्कुराते हुए कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि तुम और मैं सेम पर्सन हैं और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है। कनाको कहती है कि वो योरिको की री इनकारनेशन है और जब वो खत्म हो जाएगी वो योरिको बन जाएगी, या फिर अगर योरिको खत्म हुई तो वो कनाको बन जाएगी और ऐसा इटर्निटी तक चलता ही रहेगा। योरिको कहती है तुम मेरी री इनकारनेशन या पुनर्जन्म कैसे हो सकती हो क्योंकि मैं तो अब भी जिंदा हूँ। यहाँ हम समझ पाते हैं कि योरिको कनाको को बहुत एडमायर करती थी, इसीलिए उसे ये पुनर्जन्म वाली बात भी ठीक लगती है और कनाको उसके हाथ पे एक सफेद धागा बांध देती है जिससे ये दोनों टिल इटर्निटी जुड़े रहेंगे। अब घर वापस आते ही योरिको की मदर उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम रात भर उस लड़की के साथ बाहर रहती हो। इस बात पे इनके बीच झगड़ा होता है और योरिको गुस्सा होकर कहती है कि कनाको मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि वो मेरी पास्ट लाइफ है। नाउ ऑफ कोर्स योरिको की मदर को ये बातें बकवास लगती है। इनफैक्ट वो तो ये भी कहती है कि कनाको तुम्हें एक शैतान या फिर इविल स्पिरिट बना देगी। योरिको को ये बातें अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो अपने कमरे
में चली जाती है। इस हादसे के बाद योरिको और उसकी मदर के बीच की दूरियां और बढ़ गई एंड हर फ्राइडे जब योरिको की माँ सासाका के साथ बाहर जाती थी तब योरिको इस मौके का फायदा उठाकर कनाको के साथ समय बिताती। तो एक रोज कनाको अपने मदर के बारे में बताती है कि कैसे उसका भी अपनी माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं था। इनफैक्ट उसकी मदर काफी बीमार रहती थी और अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब कभी भी कनाको अपनी माँ के करीब जाती तो उसकी माँ उसका गला पकड़ लेती थी और कनाको को समाप्त होने को कहती। इससे कनाको बहुत हर्ट होती, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि अब वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और उसकी बड़ी बहन कनाको से बहुत प्यार करती है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान कनाको योरिको का गला पकड़ लेती है टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंसिडेंट्स विद हर मदर, जिसके जवाब में योरिको कहती है कि अगर तुम मुझे समाप्त भी कर देती हो तो मैं खुशी होंगी क्योंकि मेरा अंत तुम्हारे हाथों से होगा। लेकिन सुन कनाको उसे छोड़ देती है और दोनों साथ में ही रहते हैं। यहाँ कनाको योरिको को अपने साथ समर ब्रेक में लेक व्यूइंग के लिए भी इनवाइट करती है और योरिको एक अच्छा टाइम इमेजिन करती है। अब सीन शिफ्ट होकर उस रात की आती है जब ये लोग लेक व्यूइंग के लिए जा रहे थे। योरिको स्टेशन पहुंचती है जहां कनाको उसका वेट कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। योरिको उससे रोने की वजह पूछती है लेकिन कनाको मोस्टली चुप ही रहती है। योरिको यहाँ कनाको के नेक पे एक छोटा सा पिंपल टाइप का कुछ देखती है। खैर उसी ट्रेन में हम डिटेक्टिव कीबा को बैठे हुए देखते हैं जिसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। मतलब उन्हें केबिन के अंदर कुछ अजीब हैंड प्रिंट्स वगैरह दिखती है और ऐसा लग रहा था मानो ये किसी जंग के फ्लैशबैक हों। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कीबा फॉर्मली आर्मी में थे। यहाँ उन्हें अपने दोस्त सेकीगुची की भी फ्लैशबैक आती है। जी हाँ, वही पहले सीन वाला लड़का, मतलब ये डिटेक्टिव कीबा और फर्स्ट सीन वाले लड़के सेकीगुची दोनों एक दूसरे को जानते थे। खैर सिचुएशन नॉर्मल होता है और तभी ट्रेन रुक जाती है। कीबा उतर के देखते हैं कि ट्रेन के सामने एक लड़की आ गई थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कनाको ही थी। जी हाँ दोस्तों, उसी रात कनाको का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो बच तो जाती है लेकिन उसे बहुत चोट लगती है। योरिको पास ही रो रही थी और इस हादसे से इतनी ट्रॉमेटाइज थी कि वो कीबा को कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेकीगुची अपने नानी माँ के कॉफिन के बारे में बताता है जहां उन्हें एक राउंड कॉफिन में बड़ी किया गया था। वहीं पास में एक रेवन बर्ड भी था विच वाज अ बैड ओमेन। सेकीगुची के बारे में हम ये भी जान पाते हैं कि उसे वैश्या वगैरह से घिन आती है और वो अब भी ट्रेन में उस बॉक्स वाली लड़की के बारे में सोच रहा था जिससे अब वो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड था। अगले सीन में हम कीबा को योरिको से बातचीत करते देखते हैं जो अब तक बस कनाको के विषय में इतना ही बताई थी कि कनाको 14 साल की थी और उसके नेक पे एक पिंपल था। कीबा अब भी परेशान था लेकिन योरिको का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस केस को हैंडल करने वाला पुलिस ऑफिसर फुकुमोतो भी नौसिखिया था और वो कीबा के ही ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था एज उसे ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था। योरिको कीबा को यह भी बताती है कि क्योंकि आज फ्राइडे है आज उसकी मदर उसे लेने नहीं आएगी क्योंकि वो घर पे नहीं थी। योरिको कीबा के साथ ही रहती है और वो कनाको से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। कीबा अब एक्सीडेंट स्पॉट पे आता है और उसे कनाको की शक्ल जानी पहचानी से लगती है लेकिन वो याद नहीं कर पाता। फुकुमोतो को तो ये भी नहीं पता था कि ये एक्सीडेंट था या कुछ और। यहाँ कीबा डिसाइड करता है कि वो योरिको को लेकर कनाको के पास हॉस्पिटल में जाएगा क्योंकि योरिको अपने दोस्त से मिलना चाहती थी। तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर फुकुमोतो ही कीबा और योरिको को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर कीबा को पता चलता है कि कनाको अब थोड़ा बेटर है और उसकी मुलाकात एक अजीब रूड आदमी से भी होती है जो कीबा से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये कनाको असली युजुकी कनाको है। इस पे कीबा थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने को बाध्य नहीं हूँ। वो आदमी थोड़ी और बदतमीजी करता है जिसपे कीबा को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो खुद को संभालता है। तभी वहां आमे मिया आ जाता है जो खुद को कनाको का गार्डियन बताता है और ये वही आदमी था जो एक रात कनाको को घर बुलाने आया था। आमे मिया बहुत गिल्ट में था क्योंकि कनाको का ध्यान रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जब कीबा उससे पूछता है कि तुम गार्डियन कैसे हुए तो उस पे वो कहता है कि हमारा फैमिली अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी वहां एक औरत आ जाती है जो कि कनाको की बड़ी बहन थी और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कनाको की बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस थी नेम्ड मिनामी किनोको और इसका असली नाम योको था। बाय द वे सीरीज के अंदर हम उसे योको ही बुलाएंगे। खैर तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद हम जान पाते हैं कि डिटेक्टिव योको का बहुत बड़ा फैन था और उसके डायरी में उसकी एक पिक्चर भी थी और इसी वजह से उसे कनाको का चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। फुकुमोतो कीबा को योको की हिस्ट्री बताता है जहां योको एक जमाने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी लेकिन सडनली रूमर्स फैलने लगे कि उसने एक्टिंग करियर को ड्रॉप कर दिया है और वो किसी आदमी के साथ भाग गई थी जो कि उसका लवर था। एनीवेज अब कनाको की फैमिली कीबा से सारा हाल चाल पूछती है लेकिन कीबा कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम और योरिको कुछ खास नहीं बताई थी। तभी वहाँ योरिको की मदर आ जाती है जो उसे रात भर बाहर रहने के लिए डांटती है और तो और उसे थप्पड़ भी मारने जाती है लेकिन पीछे से कीबा आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपको इतना समय लग गया ये जानने के लिए कि आपकी डॉटर यहाँ है, इसका मतलब आप भी कहीं न कहीं अपनी बेटी का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखती हैं। अब यहाँ अजीब बात यह थी कि कनाको की फैमिली का जो रूड पर्सन था ना मासुओको, उसे लग रहा था कि शायद ये कोई सोची समझी साजिश है और किसी ने जानबूझकर कनाको को ट्रैक्स में धक्का दिया था। इस बारे में योको
योको भी कुछ बताने वाली थी, लेकिन अचानक से वो चुप हो जाती है और ये सारे लोग इंटरप्रेट करने लगते हैं कि क्या ये वाकई में एक्सीडेंट था। लास्टली ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कनाको को एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जहां योको का सर्जन फ्रेंड कनाको को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। यहाँ योको और मासोको के बीच कुछ बातों की अनबन हो जाती है, लेकिन ये लोग कीबा के सामने कोई भी चीज नहीं बताते। तो इन सीन्स को देखकर हम समझ पाते हैं कि इस फैमिली का एक राज जरूर है, जो कि शायद कनाको के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। एनीवेज, अगले सीन में सेकीगुची एक केस के बारे में बताता है, जहां एक आदमी यंग लड़कियों को समाप्त करके उनके शरीर के पार्ट्स को अलग अलग जगह में फेंक रहा था, और ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था। सेकीगुची के साथ उसका एक दोस्त तोरीगुची और एक लड़की चुजेंजी भी थी। ये लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन बाकुसमा के बारे में डिस्कस करते हैं, विच वाज एक्सोर्सिज्म ऑफ इविल स्पिरिट्स। इस प्रक्रिया में इविल स्पिरिट्स को एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया जाता है, और ये लोग हाल में ही हुए हादसों पे भी नजर डालते हैं, जहां विक्टिम के जो शरीर के अंग थे उसे बॉक्स के अंदर पाया गया था। सेकीगुची का मानना था कि ऐसा अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि वो शायद मेंटली स्टेबल नहीं थे। यहाँ चुजेंजी बताती है कि उसके भैया क्योगुकू का इस बारे में व्यूज अलग था। मतलब उन्हें लगता था कि अपराधी के शरीर में टोरीमोनो प्रवेश करता है, विच वाज अ जापानीज मॉन्स्टर, और यही मॉन्स्टर उस आदमी का माइंड पूरा क्लियर करके उससे गलत काम करवाता है, यानी विक्टिम्स को खत्म करना। चुजेंजी यहाँ टोरीगुची से पूछती है कि आज सुबह जो सागामी लेक के पास विक्टिम के पैर मिले थे, ये बात टोरीगुची को कैसे मालूम? मतलब ये तो पेपर में भी अब तक पब्लिश नहीं हुआ था। इस पे टोरीगुची कहता है कि मेरे जान पहचान का एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसने मुझे ये सब बताया था। सेकीगुची भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, इसलिए उसे भी इस केस में हेल्प करने को बुलाया गया था। अब ये लोग कीबा को भी जानते थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। इनके टाउन से निकलते निकलते शाम हो जाती है, एंड दे फील कि इन्होंने कोई गलत रास्ता ले लिया है, इसलिए सारे सामने वाले यू टर्न में घुस जाते हैं। एंड टू देयर सरप्राइज ये लोग चलते चलते एक अजीब से ब्लैक क्यूबिकल बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस इन्हें घेर लेती है। हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां कनाको को लाया गया था और अंदर सर्जन उसका इलाज कर रहे थे। डिटेक्टिव कीबा सेकीगुची को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें यहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्राइवेट फैसिलिटी थी जहां बाहर के लोगों का आना मना था। जाते जाते हम ये जरूर देख पाते हैं कि सेकीगुची इस अजीब से ब्लैक बॉक्स शेप्ड बिल्डिंग को देखकर सस्पिशियस था, और हम योकू और सर्जन को भी देख पाते हैं। खैर, तो आगे अब कनाको होश में थी और वो ऐसा अज्यूम करती है कि डीमंस उसके शरीर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि वो तो डॉक्टर्स की टीम थी। एक फ्लैशबैक में वो एक डीमन को उसे ट्रैक पे धक्का देते हुए भी इमेजिन करती है, जो उसे खत्म होने को कह रहा था। कनाको को लगता है कि उसे कोई पनिशमेंट दे रहा है, और वो योरिको को याद कर सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द योरिको से मिलना है टू टॉक अबाउट नेक्स्ट लाइफ, और ये सब सोचकर वो वापस बेहोश हो जाती है। यहाँ से कहानी कीबा के डॉम में शिफ्ट होती है, जहाँ वो रात के बारे में सोचता है। हम देख पाते हैं कि रात को पुलिस वैन में कीबा, योको और फुकुमोतो ड्राइव करते हुए इस ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में आते हैं, और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कीबा कनाको के फैमिली डायनामिक्स के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो कुछ खास फिगर आउट नहीं कर पाता। डॉम में एक आदमी कीबा को ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसने सुना है कि जो भी उस फैसिलिटी में एक बार जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, जस्ट लाइक कुवाबारा। एनीवेज, अब डिटेक्टिव कीबा फैसिलिटी में आते हैं और वो कनाको से मिलने आए थे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ एक रोज योको को एक चिट्ठी मिलती है सेइंग कि कनाको बहुत बीमार है और शायद वो ना बच पाए, और उसके लिए 10 मिलियन येन योको तैयार रखे और बाकी बातें सितंबर में होगी। खैर, तो इस चिट्ठी से डर के ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में पुलिस वालों ने पहरा को बढ़ा रखा था, और कीबा इस केस के साथ जुड़ चुका था, जिससे वो इस अज्ञात चिट्ठी और कनाको के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग गया था। प्रेजेंट सिचुएशन में कीबा फैसिलिटी में आया जाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ के कमिश्नर उसे टॉन्ट करते हैं कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम हमारे केस में दखल अंदाजी कर रहे हो। कीबा भी उस पर पलट वार करता है, सेइंग कि क्या तुम पुलिस वालों ने मिसिंग स्कूल गर्ल और उनके हत्या का राज पता लगा लिया है, जो आए दिन आसपास के इलाकों में होते रहते हैं। यहाँ इन दोनों में कहा सुनी होती है, लेकिन इवेंचुअली कीबा अपने केस पे फोकस करता है। वहीं योरिको कनाको के बारे में याद करती है, और सीन उस दिन पे फोकस करता है जब हॉस्पिटल में योरिको की माँ उसे लेने आई थी ऑन द डे ऑफ एक्सीडेंट, और दोनों माँ बेटी घर लौटते हैं। घर आते योरिको की मदर उस पर गुस्सा करती है, सेइंग कि तुमने मुझे कितने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया था, और तो और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो सही मेंटल हालत में भी नहीं थी। योरिको शांत रहती है और बस एक बात कहती है कि माँ अब खत्म क्यों नहीं हो जाती। इसे सुनकर योरिको की माँ शॉक रह जाती है, और उस रात के बाद योरिको की मदर बिल्कुल बदल सी गई थी, और उन्हें लगने लगा था कि योरिको के शरीर में कोई इविल एंटिटी है जिसने योरिको के कॉन्शियसनेस पे कब्जा कर लिया था, और तो और वो योरिको पे अब वायलेंटली हमला भी करती है टू पुट आउट दैट इविल स्पिरिट। योरिको की मदर और सासागा दोनों एक शमन को भी घर बुला लेते हैं, जो घर से इविल स्पिरिट्स को भगाने का काम करते हैं। उसकी डरावनी बातें सुनकर योरिको की मदर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, और योरिको घर छोड़ के भागती है, लेकिन रास्ते में उसे वही ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी धक्का मार के आगे चला जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में ट्रेन के अंदर देखा था। योरिको नोटिस करती है कि उसके हाथों में ग्लव्स था, और याद रहे ये सब पास्ट की बात
पाते हैं जो यूरिको याद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में तो यूरिको कैफे में बैठी हुई थी और वो वही वाली मैगजीन पढ़ रही थी जो कनाको पढ़ा करती थी। यूरिको कनाको को भी एक एंजल मान रही थी और उसी दौरान यूरिको को याद आता है कि फ्राइडे जब एक्सीडेंट हुआ था तब कनाको को एक व्हाइट ग्लव्स पहने हुए आदमी ने ट्रैक्स पे धक्का दिया था और वो ये बात पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव कीबा को भी बताती है। इनफैक्ट अब यूरिको को कनाको से मिलना था। खैर फैसिलिटी में डिटेक्टिव कीबा देखते हैं कि अमेमिया उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता और वहीं योको भी यूरिको से पूछती है कि क्या ये सच है कि कनाको को किसी ने ट्रैक पे धक्का दिया था। यूरिको यहाँ स्टेशन वाला पूरा इंसिडेंट बताती है कि स्टेशन पे वो कनाको के डायगोनली खड़ी थी तभी अचानक से एक ब्लैक सूट और व्हाइट ग्लव्स पहना हुआ आदमी पीछे से आकर कनाको को ट्रैक्स में पुश कर देता है। इसके बाद यूरिको कनाको से मिलने जाती है और एक रूम के अंदर जाकर कर्टन्स के पीछे कनाको को देखती है। कनाको को भी यूरिको को देख के मुस्कुराती है और यूरिको उसे देखकर रोने लगती है जिसे सब शांत करते हैं और उसी बीच कमिश्नर देखते हैं कि कनाको के लिप्स हिल रहे हैं और वो कुछ कह रही है। अगले ही पल डॉक्टर उसका असिस्टेंट जब कर्टन के पीछे जाता है तो वो देखते हैं कि कनाको वहां नहीं थी। सारे लोग शॉक्ड होकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बेड पे कनाको नहीं है और यूरिको सोचती है कि कनाको एंजल बनके आसमान में उड़ गई। तो अगले सीन में हम सेकीगुची को हाथ में एक नाइफ लिए हुए देखते हैं और उसके सामने कुछ शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। देख के तो ऐसा लग रहा था कि सेकीगुची ही अपराधी है जो लड़कियों की हत्या करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे डॉक्टर पे जाना चाहिए जो कि शरीर के अंग को क्लीन कट कर सकते हैं जिससे उसे कटे हुए सर वाली लड़की का पता चले, मतलब वो लड़की जिसे उसने ट्रेन में देखा था। एनीवेज कमिंग टू ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी, वहां कमिश्नर स्पीचलेस थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पहरे के बाद भी कनाको अपने कमरे से कैसे गायब हो गई। सब लोग कनाको को ढूंढ रहे थे और कमिश्नर भी डिटेक्टिव कीबा से ही मदद मांगते हैं। कीबा सोचते हैं कि कनाको शायद वहां थी ही नहीं और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कनाको का इल्यूजन मात्र था। फुकुमोतो कहते हैं कि किडनैपिंग तो फिजिकली हेल्दी आदमी की होती है ना, तो कोई बीमार कनाको को क्यों किडनैप करेगा, और वो ऐसे ही इनसेंसिटिव बातें करता है जिससे तंग आकर कीबा उसे घूसा मारता है। यूरिको का कहना था कि कनाको मर नहीं सकती और वो एक एंजल बन गई है। कीबा यूरिको के मुंह से री इनकारनेशन और पास्ट लाइफ की बातें भी सुनता है और उसे सब बकवास लगता है। कीबा यहाँ योको से कनाको के बारे में मोर डिटेल्स पूछता है लेकिन योको कीबा से कहती है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे और बेहतर यही होगा कि आप इस सब में इन्वॉल्व ना हो। बट दिस वाज टू लेट क्योंकि कीबा अब इस केस को पर्सनली ले चुका था। सो कीबा यहाँ पूछताछ शुरू करता है जहाँ वो योको से पूछता है कि आप लोगों के फैमिली का कोई दुश्मन है क्या। इसमें योको कहती है कि हमारे परिवार का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आप हैं। कीबा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। नासुजाकी जो कनाको के ट्रीटमेंट का पार्ट थे उनको भी किसी ने खत्म कर दिया था और एक झलक हम कनाको को भी देख पाते हैं जो सोचती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। वो अपने इमेजिनेशन में यूरिको, योको और डॉक्टर को भी देख पाती है और कनाको अपने अलग हुए अंग यानी हाथ पैर को हिलते हुए भी देखती है। इसे देखकर वो सोचती है कि शायद वो किसी सपने में है। कनाको शुक्र मानती है कि उसके हाथ पैर सही सलामत है लेकिन टू हर शॉक उसके हाथ पैर की जगह अब मशीनरी थी और उसका टॉर्सो ही अब बचा हुआ था। तभी ये सीन कट होकर कनाको को एक डार्क रूम में दिखाता है जो अमेमिया की आवाज सुन पा रही थी और वो कह रहा था कि चिंता मत करो, हम हमेशा साथ होंगे। तभी कोई उस डार्क रूम का दरवाजा खोलता है और कनाको को देखकर कहता है कि शी इज अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कनाको शायद मरी नहीं होगी और कोई उसे अब भी जिंदा रखा हुआ है। खैर तो अगले सीन में हम सितंबर 9 को एक पत्थर की वॉल में शरीर से अलग हुआ पैर देखते हैं जिसे एक कास्केट में रखा हुआ था और एक छोटे से श्राइन के अंदर अलग हुआ हाथ को भी देखते हैं। देन उसके अगले दिन यानी 10 सितंबर को सेकीगुची एक पब्लिशिंग हाउस में अपने लिखे नॉवेल्स देता है जिसे पब्लिशर छापना चाहते थे। सेकीगुची काफी अच्छा लिखता था लेकिन वो अपनी कला को इतनी कद्र नहीं देता था क्योंकि उसके लिए राइटिंग काफी पर्सनल चीज थी। खैर तो यहाँ पब्लिशर उसको 10 दिन का समय देते हैं जिसके दौरान उसे सोचना होगा कि उसे अपने लिखे हुए नॉवेल्स छापने हैं या नहीं। तभी वह चुजंजी आती है और सभी को बताती है कि टाउन के अंदर फिर से बॉडी पार्ट्स मिले हैं। ये कोई थर्ड विक्टिम है जिसके साथ ऐसा हुआ है और एक रूमर भी है कि कोई डीमन इन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। चुजंजी इसको काशा कहकर बुलाती है जिसका अर्थ होता है कि कोई भी इंसान जिसने अपने लाइफ में बुरे कर्म किए थे उसके मरने पे उसके शरीर के अंग को अलग कर दिया जाता है थ्रू ए डीमन एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक वैश्या थी और वो एज यूजुअल अपने एरिया में जाती है टू गेट कस्टमर्स, लेकिन उसी रात वहाँ पुलिस की रेड पड़ती है जिससे ये लड़की छुपने की कोशिश करती है लेकिन तभी वही ब्लैक सूट वाला आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी इस लड़की का सर एक बक्से में रख रहा था और उसके भी हाथ पैर को अलग कर दिया गया था जो कि बॉक्स में रखा गया था। बाय द वे ये वाली इंसिडेंट 16 सितंबर को होती है। खैर तो आगे हम डिटेक्टिव कीबा को देखते हैं जो कि अब कनाको वाली केस को छोड़ चुके थे कि ऑफ कोर्स योको उनसे हर्टफुल बातें कही थी और अमेमिया भी उन सभी को छोड़ के चला गया था। यही सब सोचते हुए जब डिटेक्टिव अपने डॉम में बैठा होता है तब उससे मिलने उसका साथी बोन्जो आता है। बोन्जो का कहना था कि लड़कियों के जो अंग मिलते हैं अलग अलग और कनाको का जो केस है ये दोनों कनेक्टेड है क्योंकि देखा जाए तो जब कनाको गायब हुई उसी के बाद आर्म्स एंड लेग्स
मिले थे। इस पे डिटेक्टिव कीबा डर के पूछता है कि क्या वो पार्ट्स कनाको के हैं। बोंजो रिप्लाइज कि नहीं, क्योंकि उस बॉडी का ब्लड ग्रुप अलग था। वो ये भी बताता है कि रेड लाइट एरिया की लड़कियां भी पुलिस की मदद कर रही हैं टू फाइंड द कल्प्रिट बिहाइंड दिस केस। और बोंजो ये सारी बातें डिटेक्टिव को इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे डिटेक्टिव से मदद चाहिए थी इन फाइंडिंग द पर्सन जो इन सब के पीछे था। फोर्थ विक्टिम तो वही वैश्या थी जिसको हमने ऑलरेडी देख रखा है। बोंजो यहाँ ये भी बताता है कि सारे विक्टिम्स के जो अंग हैं वो बॉक्स के अंदर मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्म दैट वाज फाउंड। बाकी सारे पार्ट्स बॉक्सेस में ही मिले हैं। इनफैक्ट पहले स्टील के बॉक्सेस होते थे, लेकिन अब वुडन बॉक्सेस में आते हैं जो पॉलियोनिया वुड से बने हैं। बोंजो ये भी रिवील करता है कि पब्लिक को इस केस के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बस सेकीगुची को मालूम है क्योंकि वो एक ऑफिसर का क्लोज एलाई था। और ये सुनकर कीबा हैरान हो जाता है कि सेकीगुची इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया। बोंजो यहाँ रूमर के बारे में बताता है जो डीमन काशा के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिससे लोग इस केस को एक सुपरनैचुरल एंगल दे रहे थे। अब एक और कड़ी है जो लड़कियों वाले केस को कनाको के केस से जोड़ती है, एंड वो है द मैन विद द ग्लव्स। जिस दिन कनाको की किडनैपिंग हुई थी उस दिन योको ने एक व्हाइट ग्लव्स पहने इंसान को ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के अंदर देखा था। और देखा जाए तो यूरिको भी एक ग्लव्स वाले आदमी का जिक्र की थी जो कि कनाको को ट्रैक्स पे धक्का दिया था। इनफैक्ट वैश्या वाले एरिया के अंदर भी भागते हुए एक लड़की ने ग्लव्स वाले आदमी को उनकी गली में देखा था। यस, ये ग्लव्स पहना आदमी काफी कॉमन है सारे केसेस के अंदर। एनीवेज, अगले सीन में डिटेक्टिव कीबा डायरेक्टर कावाशिन से बात करते हैं, जहां डायरेक्टर बताते हैं कि उनके हिसाब से योको ने एक्टिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कोई उसे एक्सटर्नली फोर्स कर रहा था टू क्विट इट। डायरेक्टर को लगता है कि कोई हमेशा योको का पीछा करता रहता था और उसी वजह से योको ने एक्टिंग छोड़ दी। यानी योको की उसकी लवर के साथ भाग जाने वाली बात एकदम बोगस है। कीबा अज्यूम करता है कि आदमी शायद अमेमिया है जो हमेशा योको का पीछा किया करता था। और जिस ब्लैक बॉक्स वाले हॉस्पिटल के बारे में कीबा बात कर रहा है वो मीमा साका मेडिकल क्लिनिक है जिसकी स्थापना डॉक्टर मीमा साका ने किया था। मीमा साका के बारे में डायरेक्टर बताते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है जो फ्रैंकेनस्टाइन जैसा मॉन्स्टर बना रहा है। मीमा साका आर्टिफिशियल सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा था, फंडेड बाय आर्मी चीफ, और वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये सोल्जर ऐसा होता जो इमॉर्टल है। और इन अ वे डायरेक्टर कहता है कि मीमा साका एक मैड साइंटिस्ट है। ये सारी बातें सुन के कीबा घर लौटता है और उसे अगेन वॉर के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां उसके कई साथी समाप्त हो गए थे। इससे कीबा सहम जाता है और एक वॉर मशीन जो सोल्जर्स के हाथ पैर को अलग कर रहा था, और कीबा उसे ही काशा डीमन का नाम देता है। अब यहाँ सितंबर 13 का दिन दिखाया जाता है जहां मासुओका को देख पाते हैं जो एक व्हाइट हेयर्स वाले आदमी से बातें करता है। इन केस आप मासुओका को भूल गए हैं तो ये वही रूड आदमी है जो कि कनाको के फैमिली से है। अब इन लोगों में क्या बातें हो रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अगले सीन में हम सेकीगुची को उसी लड़की के बारे में सोचते हुए देखते हैं और सेकीगुची इमेजिन करता है कि वो एक दरवाजे के पास जा रहा है और वहां वही लड़की खड़ी है। वो उसे अपना हाथ देने वाला था कि उसके पीछे से एक और लड़की आ जाती है जिसके थाइज पे से खून बह रहा था। एंड देन हवा का एक झोंका सेकीगुची पे झपट्टा मार देता है और एक फीमेल वॉइस कहती है कि जिस दिन ये दरवाजा खुल जाएगा उस दिन ये कहानी खत्म हो जाएगी। सेकीगुची कहता है कि मुझे उस दिन का डर था जब कोई आएगा और इस कहानी को खत्म कर देगा। और ये कुछ लाइंस थी फ्रॉम सेकीगुची स्टोरी द वर्टिगो। खैर, अब कहानी 1913 टोक्यो की दिखाई जाती है जहां कुछ प्रोफेसर्स एक लेडी के साथ सामने एक बॉक्स को रखे बैठे हुए थे। ये एक क्लैरवॉयंस एक्सपेरिमेंट था जिसका अर्थ है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूर का देख पाते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रेजेंट में ही समझ जाते हैं। उन्हें क्लैरवॉयंट कहा जाता है और ये लेडी भी एक क्लैरवॉयंट ही थी। प्रोफेसर इसी चीज का एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। अब हुआ यह था कि एक बार इस लेडी के बॉक्स को बदल दिया गया था जिससे वो अपने पावर्स को अच्छे से शो नहीं कर पाई थी और उसकी बहुत बदनामी हुई थी। अब उस हादसे को हुए बहुत टाइम हो गया था और प्रोफेसर इस बार वापस उस लेडी से मिलना चाहते थे। बेसिकली यहाँ उस लेडी के एबिलिटी को वापस टेस्ट करवाने एक बड़े प्रोफेसर को बुलाया गया था। उस लेडी का नाम नगाओ इकोकू था और वो वापस ये एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार थी। लेडी को एक बॉक्स दिया जाता है जिस पर वो ध्यान लगाती है और कहती है कि इस बॉक्स के अंदर ड्राई प्लेट नहीं है। सब लोग बॉक्स खोल के देखते हैं कि वाकई उसमें कोई प्लेट नहीं था और प्रोफेसर लेडी से माफी मांगते हैं कि शायद हमारे एंड से ही कोई गड़बड़ हुई होगी। लेडी नगाओ कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस गड़बड़ी के कारण उनका एक्सपेरिमेंट बंद करवाना पड़ता है। एंड अगेन 5 दिन बाद जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाना था विद कैमरा फिल्म्स तो वो भी बंद करवाना पड़ा क्योंकि फिल्म की ही चोरी हो गई थी। और फिल्म का जो रोल होता था ना पहले के जमाने में, उसके अंदर एक चिट मिलता है सेइंग कि मुझे तुम्हारे सारे ट्रिक्स पता है। तो जैसे जैसे क्लैरवॉयंस एक्सपेरिमेंट फेल होता गया, पब्लिक में ये नोटिस जारी कर दिया गया कि दूरदृष्टि या क्लैरवॉयंस जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ ग्रेट स्कॉलर फूजी लिखते हैं कि क्लैरवॉयंस या दूरदृष्टि एक माइंड ट्रिक है और बस कुछ नहीं है। अब जैसे ही ये सारी चीजें पेपर में छपती हैं कि क्लैरवॉयंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो नगाओ खुद को समाप्त करती है क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो इसी आर्ट के लिए डेडिकेटेड थी। देन प्रोफेसर फुकुराई जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का उद्योग लिया था, उन्हें इग्नोर कर दिया गया और क्लैरवॉयंस पर डिबेट
होने लगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में उसी व्हाइट हेयर्स वाले लड़के पे फोकस करती है जो कि खुद को एक क्लैरवॉयंट बताता है, जिसका नाम था इनोकिजू। वो अपना एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था विच वाज रेड क्रॉस डिटेक्टिव एजेंसी। हम जान पाते हैं कि मासुओको जो कि कनाको की फैमिली का अटर्नी था वो इससे ही मिलने आया था। डिटेक्टिव इनोकिजू कनाको के सिस्टर योको का फैन था और वो झट से कनाको के फैमिली को पहचान गया था। मासुओको डिटेक्टिव इनोजुकु को कनाको की एक पिक्चर देता है और उसकी तलाश करने को कहता है। मासुओको कनाको का फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और हम बस इतना समझ पाते हैं कि कनाको एक इलिसिट चाइल्ड थी जिसे उसके फादर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन स्टिल हर मदर वाज एडमेंट टू कीप हर और पैसे मिलने पर भी वो कनाको को अबॉर्ट नहीं करी थी। बदले में कनाको के फादर कनाको के पढ़ाई और मेडिकल वगैरह का खर्चा उठा रहे थे ना। उनके बीच के पैक्ट को मेंटेन करवाता था मासुको जो उनका फैमिली और बिजनेस सॉलिसिटर था। सॉलिसिटर आगे बताते हैं कि अचानक से कनाको के फादर ने उनके सारे पैसे कनाको के नाम पे करने का डिसाइड किया है, जिसके खिलाफ पूरा फैमिली था और इसलिए कनाको के फादर मिस्टर योको ने अपने विल में लास्ट लाइन यही जुड़वाया था कि कनाको ही उनकी इकलौती और अपनी बेटी है, इससे सारी प्रॉपर्टी कनाको को मिल जाती। नाउ द थिंग इज, अगर मिस्टर योको से पहले कनाको ही खत्म हो जाती है तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और अगर मिस्टर योको पहले मरते हैं तो ये विल बहुत ही एफिशिएंटली काम करेगी। नाउ द थिंग इज कि लास्ट मॉर्निंग ही मिस्टर योको नहीं बचे और इसलिए अब कनाको का पता लगाना बहुत जरूरी है एज शी वाज द ओनली आयर ऑफ द ग्रेट एम्पायर ऑफ मिस्टर योको। ये सब सुन के डिटेक्टिव इनोकिजू कहता है कि उस बॉक्स के बारे में क्या और डिटेक्टिव कीबा कहाँ है। नाउ दिस वाज शॉकिंग टू अस क्योंकि इनोकिजू वहीं रूम में बैठे बैठे ये सब इन्फॉर्मेशन दे पा रहा था, प्रूविंग कि शायद वो सही में क्लैरवॉयंट था। एनीवेज, कहानी अब 29 सितंबर में आती है जहां सेकीगुची अपने नोवेल पे काम कर रहा था और वो अपने कहानी में टूरी मोनो का भी जिक्र किया था। सेकीगुची सोचता है कि अगर वो टूरी मोनो से मिलेगा तो शायद वो भी एक खूनी बन जाएगा। अब उसी सुबह सेकीगुची अपने कमरे में सो गया था जो नॉकिंग की आवाज से उठता है और उससे मिलने टोरीगुची आया था जो कि सेकीगुची से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। इसमें वो कहता है कि उसकी वाइफ तो फिल्म देखने गई थी। टोरीगुची उसे ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के बारे में बताता है जो कि एक लैबोरेटरी है। अब दोनों यहाँ कुछ लाइट हार्टेड बातें करते हैं और साथ में एक बुक स्टोर जाते हैं जिसे कि क्योगोकू डो चलाता था और उसकी वाइफ उन दोनों का स्वागत करती है। वहीं स्टडी रूम में हम ढेर सारे बुक्स के बीच क्योगोकू डो को बैठा हुआ पाते हैं जो इन दोनों का स्वागत करता है। बेसिकली जब भी सेकीगुची को बुक्स लिखने में प्रॉब्लम होती थी तो वो क्योगोकू डो के पास मदद लेने आता था जो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था और हम जान पाते हैं कि क्योगोकू डो भी एक क्लैरवॉयंट या साइकिक था जो पास्ट की चीजों को बता सकता था। इसी पॉइंट पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मोरियो नो हाको एनिमे के पहले 5 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन और अब इस सीरीज के अंदर 8 मोर एपिसोड्स बचे हैं जिसकी वीडियो मैं एक दिन के अंदर ही ले आऊंगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि 13th एपिसोड तक जाते जाते सारे राज खुल जाएंगे विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इनफैक्ट 6ठे एपिसोड से ही असली कहानी शुरू होती है जहां कई चीज ओपन होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर पहली वीडियो में सिर्फ 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। यहाँ जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो ये कि कनाको को किसने किडनैप किया है और स्कूल की लड़कियों को कौन खत्म कर रहा है। क्या इसमें कोई सुपरनैचुरल एंगल है या फिर ये सब किसी आदमी का ही किया करा है। तो हाँ, इन राज को अगर आप खुलते देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो एक दिन में ही आ जाएगी और उस वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना जरूरी है। मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।